हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो ये है हमारे क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम आज करेंगे नॉन मेडिकल का पेपर 2021 का। ठीक है, 2021 का पेपर करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आया था इस पेपर में। इन क्लासिकल कंडीशनिंग नेचुरल एंड अनलर्नड रिएक्शन टू एन अनकंडीशनल स्टिमुलस इज नोन एज तो ये बोल रहे हैं कि प्राचीन अनुबंध में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति की गई प्राकृतिक और न सीखी गई अनुक्रिया कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स क्या होते हैं? अनलर्न होते हैं। जैसे कि जो पैवलो था उसका कुत्ता था, ठीक है, कुत्ता था तो क्या है, जब रोटी दिखाने पर उसके क्या निकलती थी? लार निकलती थी उसके मुंह से। तो जो लार थी, वो जो लार निकलना था वो क्या था? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। ठीक है, क्योंकि उसने सीखा नहीं था, वो नेचुरल था। तो क्या था? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक गेव। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ टीचिंग, लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो क्या दिया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने क्या प्रतिपादित किया था? अधिगम का नियम, शिक्षण का नियम, प्रशिक्षण का नियम, अभ्यास का नियम। तो इन्होंने दिया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। तो ये आपको पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक की जो हम थ्योरी भी पढ़ेंगे उसमें क्या है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सी दी थी। तो अभी हमने वो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ी है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी? तो मैंने आपको ये पहले भी कराया है क्वेश्चन। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के फादर कौन है? प्याजे। कौन है दोस्तों? प्याजे। प्याजे इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है। पैडागॉजी इज द स्टडी ऑफ। शिक्षण विद्यार्थी का मार्गदर्शन, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विद्या। एजुकेशन गाइडिंग स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड। तो जो पैडागॉजी है वो स्टडी है, आपको पता है, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, क्या है? टीचिंग मेथड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धि होती है, जैसे जैसे व्यक्ति की वृद्धि होती है, अधिगम के डैश में कमी आती है। पावर में, अधिगम की पावर में, शक्ति में कमी आती है, गति में, स्पीड में, अधिगम के क्वालिटी में, अधिगम के क्वांटिटी में। देखो, जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं तो हमारी स्पीड में कमी आती है। ठीक है, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज अ पीपल ग्रो ओल्डर द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइन। जो आपकी स्पीड होती है किसी चीज़ को लर्न करने की, उसमें डिक्लाइन आता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उचित व्यवहार और सही अनुक्रियाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर? इग्नोरेंस, स्ट्रिक्टनेस, रिवॉर्ड, प्रेज। तो अगर आपका क्या है, इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स, अगर आपका रिस्पॉन्स जो अच्छे रिस्पॉन्स है उनको हमारे को क्या करना है? अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो, ठीक है, इंक्रीज करना है उसे। ठीक है, जो आपके अच्छे व्यवहार है उसे हमें इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा आपको, स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी आपके लिए, रिवॉर्ड करना पड़ेगा, प्रेज करना पड़ेगा। देखो, अगर आपके कुछ बिहेवियर अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ ये बिहेवियर कंटिन्यू रहे, तो हम क्या करेंगे? आपको प्रेज करेंगे। जैसे हम बच्चों को प्रेज करते हैं, शाबाश बच्चा, शाबाश, अच्छा किया तुमने। ठीक है, तो प्रेज करना चाहिए। रिवार्ड, देखो, इग्नोर और स्टिकनेस तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो नहीं होगा। रिवार्ड इसलिए नहीं होगा कि रिवार्ड देना भी क्या है? एक तरह का लालच देना है। बच्चा उस लालच के लिए क्या है, वो काम करना शुरू कर देगा। तो इस सबसे अच्छा जो इसमें ऑप्शन है वो प्रेज है। एक कम सूक्ष्म अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? प्रशंसा, पुरस्कार, नियमनिष्ठता, अनभिज्ञता। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर? अगर किसी माइनर का जो 18 साल से नीचे है उसका इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो सही नहीं है, ठीक है, अगर हमें उसे डिक्रीज करना है उसके उस बिहेवियर को, तो हम क्या करेंगे? उसे प्रेज करेंगे? कभी नहीं। अगर वो बिहेवियर को डिक्रीज करना है तो प्रेज क्यों करेंगे उसे? रिवार्ड, देखो, रिवार्ड भी क्यों देंगे जब वो गंदा बिहेवियर कर रहा है? ठीक है, हमें तो कम करना है उस बिहेवियर को उसके। स्ट्रिक्टनेस और इग्नोरेंस, देखो दोस्तों, स्ट्रिक्टनेस और इग्नोरेंस, देखो, दो शब्द है।
अब आप बोलोगे सर स्ट्रिक्टनेस करेंगे, तो कई बार देखो स्ट्रिक्टनेस से ऐसा होता है कि बच्चे को जितना हम स्ट्रिक्ट रहेंगे वो क्या है उस बिहेवियर को उतना ही छुपके करेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे तो स्टिकनेस हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, परंतु जो इसका ऑप्शन है आंसर के हिसाब से वो डी दिया गया है, इग्नोरेंस, कि हम उसे इग्नोर करेंगे उस टाइम पे। अध्ययन का वह क्षेत्र जो कि चिंतन प्रतिक्रियाओं जिसमें स्मृति, समस्या समाधान और निर्णयन आदि के निर्माण से संबंधित है वह कहलाता है। The field of study concerned with the construction of thought process, including remembering, problem solving, decision making, is called pedagogy, education, epistemology, cognitive development। तो बताओ दोस्तों कि ऐसी फील्ड जिसमें क्या होता है, थॉट प्रोसेस होता है, इंक्लूड रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो ये सारे प्रोसेस क्या है, दिमाग से रिलेटेड है। और दिमाग से रिलेटेड कौन सा होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्राचीन अनुबंधन के प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? तो क्लासिकल कंडीशनिंग के कौन थे? पैवलो थे। ठीक है, कौन थे? पैवलो थे, ये सबको पता है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, क्रो एंड क्रो, मर्फी का, मैकडॉगल का। तो लर्निंग इज द डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्टेटेड बाय, किसने बोला था लर्निंग इज द डेवलपमेंट प्रोसेस? ये बोला था वुडवर्थ ने। किसने बोला था लर्निंग इज द डेवलपमेंट प्रोसेस? बोला था वुडवर्थ ने। इस स्टेटमेंट को भी अपने पास नोट कर लीजिएगा। थॉर्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग डैश पर किया था। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने अपना जो प्रसिद्ध प्रयोग था वो किस पे किया था? उन्होंने किया था बिल्ली पर। कुत्ते पर पैब्लो ने किया था। ठीक है, चिंपैंजी पर किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। चिंपैंजी पर किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अधिगम का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया। पाव्लो के द्वारा, टॉलमैन के द्वारा, हल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाज डेवलप्ड बाय, तो किसने किया था ट्रायल एंड एरर? ये किया था वन एंड ओनली थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की। अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व पुस्तक के लेखक है। द ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक इज थॉर्नडाइक, ब्रूनर, मसालो या पैब्लो। तो इसके जो ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी है, इसके जो ऑथर है वो है मैस्लो। आशा करता हूँ आपको अच्छे लग रहा होगा ये वीडियो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सतत विस्तृत आंकलन के द्वारा निम्नलिखित में से डैश का मापन किया जाता है। देखो जो सीसी कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन है, सीसीई, उसकी बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव बाय कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो कंटिन्यू सीसीई के द्वारा किसको मेजर किया जाता है? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी को, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस को, डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग को। तो एक हॉलिस्टिक थिंग जो आपका सीसीई है, कंटिन्यूस, ठीक है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है, वो क्या है? वो ऐसी चीज़ है जिसमें सब सारे एक्सपेक्टों को, आपके जो एक्सपेक्ट होते हैं, आपकी मॉरल ड्यूटी, आपकी फिजिक, आपके एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, जो एकेडमिक अचीवमेंट नहीं है वो, तो सबको क्या है मेज़र किया जाता है, हर एस्पेक्ट को। तो इसमें हॉलिस्टिक ही एक ऑप्शन, देखो इसमें अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो ऑल ऑफ अबव कर देते, परंतु इसमें एक ही ऑप्शन है जो मैक्सिमम चीज़ों में कवर कर रहा है, वो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर इसमें हॉलिस्टिक और को हॉलिस्टिक हो भी होता तो क्या था, उन दोनों को होता ए एंड बी। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था एक पेपर में, तो इसमें तो हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ही करेंगे। देखो जो आपका ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या ये चीज़ें होती है, इसमें क्या है, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सृजनात्मक, सहनशीलता, चिंतन, कल्पना। विच वन इज द नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? क्रिएटिविटी, टॉलरेंस, थिंकिंग, इमेजिनेशन। तो इनमें से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एलिमेंट कौन सा नहीं है? देखो क्रिएटिविटी है, ठीक है, थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, टॉलरेंस है, जो सहनशीलता है वो नहीं है, तो ऑप्शन बी। पूर्व प्राथमिक अवस्था में लिखते समय जोर से पढ़कर बोलने पर बल दिया जाता है, यह अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्रत्यय एवं त्रुटि, अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, अनुकरण। तो एट अ प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड while writing is given importance. This is the based on the theory of learning.
ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग, इंसाइट एंड इमिटेशन। तो अपना आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दीजिए। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है कंडीशनिंग। हम क्या करें, उनकी कंडीशनिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बी। और अगर आपको लगता है कि किसी आंसर में आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन है आपका, तो आप वो भी फ्री है कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, ठीक है, तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। एक बालक की शारीरिक आयु और मानसिक आयु दोनों ही 7 वर्ष है, तो उस किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसी की भी अगर मेंटल स्टेज और क्रोनोलॉजिक एज क्या है, सेम है, तो उसे किस में किया जाता है, उसमें किया जाता है नॉर्मल इंटेलिजेंसी या एवरेज इंटेलिजेंसी में। किस में किया जाता है, नॉर्मल इंटेलिजेंसी या एवरेज इंटेलिजेंसी में। इस बात को ध्यान रखिए, किसी की भी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज सेम है तो वो होता है नॉर्मल इंटेलिजेंसी या एवरेज। ऑप्शन 2 हो सकते हैं आपके पास। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो, इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द लर्निंग थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो सिंपल सा है ऑप्शन इसका, ट्रायल एंड एरर। मनोग्रंथी लड़कियों के लिए जैसे, अच्छा, डैश मनोग्रंथी लड़कियों के लिए और डैश मनोग्रंथी लड़कों के लिए है। तो मैंने ये आपको पढ़ाया था, ठीक है, साइकोस एनालिटिक्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लड़कियों के लिए होती है वो इलेक्ट्रा होती है और लड़कों के लिए होती है ऑडिपस। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज गर्ल एंड द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज टू बॉय। तो इसका आंसर होगा ए। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक ने डैश विचार को सम्मिलित किया। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट इमर्स्ड द आइडिया ऑफ रिप्रेशन, फ्री विल, अनकॉन्शियस ड्राइव्स एंड द इट। तो जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने किसके ऊपर जोर दिया था, उन्होंने दिया था फ्री विल पर जोर। किस पर दिया था दोस्तों, फ्री विल पर जोर। आइसैक के अनुसार वही मुखी अपने प्रबोधन स्तर को डैश में प्रयासरत रहते हैं, जबकि अंतर्मुखी अपने प्रबोधन स्तर को डैश करने में प्रयासरत रहते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू आइसैक, एक्सट्रोवर्ट्स सीक टू डैश देयर अराउजल वेल इंट्रोवर्ट सीक टू डैश देयर अराउजल। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं अपने अराउजल को, ठीक है, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो डिक्रीज करते हैं अपने अराउजल को। तो ये होगा ऑप्शन सी। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो घुलते मिलते हैं सबसे, एक्स्ट्रा। और इंट्रोवर्ट होता है अपने अंदर ही, इनका मतलब होता है अंदर। तो इंट्रोवर्ट होता है जो अंदर अपने में ही मस्त रहते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्पोर्ट बिलीव दैट ट्रेड्स कुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 लेवल। ठीक है, तो एल्पोर्ट के अनुसार ट्रेड 3 लेवल पर ऑर्गेनाइज होने चाहिए थे। वो कौन कौन से थे, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेड, कॉग्निटिव इमोशनल साइकोलॉजिकल, आइड ईगो सुपर ईगो। ये तो देखो नहीं है, इनके थे कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। जब इसकी थ्योरी आएगी तो उन्होंने ट्रेड्स दिए थे, 3 ट्रेड्स दिए थे उन्होंने, कार्डिनल, सेंट्रल और जो सेकेंडरी। जो इसमें क्या था कि आपके बिहेवियर को कौन कौन से ट्रेड शो करते हैं, आप कौन से ट्रेड अपने बिहेवियर में शो करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। फ्रूड फाउंडेड द अप्रोच टू अंडरस्टैंड इन ह्यूमन बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत बार रिपीट हो चुका है। साइकोडायनेमिक कौन सी बताई थी, साइकोडायनेमिक, साइकोएनालिटिक और साइकोसेक्सुअल, 3 चीज़ें थी। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो तो वो आप टिक करेंगे, साइकोडायनेमिक, साइकोसेक्सुअल, साइकोएनालिटिक। द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन इज। अगर आपके पेरेंट्स का आपकी पर्सनैलिटी पर इन्फ्लुएंस है तो वो क्या है, नॉन एग्जिस्टेंट, वीकेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, कॉन्स्टेंट अक्रॉस द लाइफ स्पेस। तो देखो, जो आपके माता पिता का आपके ऊपर प्रभाव होता है, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो स्ट्रांग होता है चाइल्डहुड में, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है चाइल्डहुड में। उसके बाद क्या है, जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो वो कम होने लगता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है चाइल्डहुड में स्ट्रांग। मोनोजाइगोटिक इज टू डैश ट्विंस एंड जाइगोटिक इज टू डैश ट्विन। तो मोनोजाइगोटिक होते हैं, मोनो होता है एक, तो जो एक ही से फर्टिलाइज होते हैं वो होता है मोनोजाइगोटिक, जो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और डायजाइगोटिक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। तो इसका होगा ए नहीं, आइडेंटिकल। पहले आएगा आइडेंटिकल। मोनोजाइगोटिक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन और डायजाइगोटिक होते हैं
फ्रेटर्नल ट्विंस, मैंने आपको बताया था जब हमने थ्योरी पोर्शन किया था। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्लेम टू रिवर्ल इंफॉर्मेशन अबाउट, प्रशिक्षण ठीक है, प्रशिक्षण किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का दावा करता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट ठीक है, कैरियर एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट, इनकॉन्शियस प्रोसेस, पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप थोड़ी रिसर्च करोगे और खुद बताओगे। ठीक है, इसका आंसर आप खुद बताओगे और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। क्वेश्चन है ये 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म, इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। प्रोजेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, रिग्रेशन पढ़ाया था, सब्लिमेशन कराया था, तो इंटीग्रेशन इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। डैश आर द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट दैट ट्रांसमिट करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो कौन करता है, बायोलॉजिकल यूनिट कौन सी है, बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट जो ट्रांसमिट करती है करेक्टरिस्टिक्स को वन जनरेशन टू अनदर। जीन्स, सेल्स, न्यूरस सेल्स, गिला सेल्स, इंस्टिंक्ट्स। तो जीन्स होते हैं जो आपके क्या है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था जब मैंने हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था। द फर्स्ट अटैम्प्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वर मेड बाय, ठीक है, बौद्धिक योग्यताओं को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया जाता है। फ्रेंच गैल्टन, डार्विन, बिनट, टर्मन। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों फ्रेंच गैल्टन। द फर्स्ट अटैम्प्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वर मेड बाय फ्रेंच गैल्टन। द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस was developed by social learning theorists. Assume that frustration will produce aggression, assume that aggression is basic instinct, claim that frustration and aggression are both instinct। देखो जो frustration aggression hypothesis है, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस बोलती है कि जो assume that frustration produce aggression, जो आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है वो करती है एग्रेशन को प्रोड्यूस। देखना जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो आप ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर बताएं। अच्छी लगी, अगर आपको यूज़फुल रही तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और ये जो वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स वाले हो चाहे कोई वाले हो, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन कॉमन होते हैं साइकोलॉजी के, सब में एक दूसरे में डलते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।